हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की थी। सेकेंड वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की और उनके टाइप्स की स्टडी की थी। एंड थर्ड वीडियो में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स करे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। साथ ही हमने डीवी फार्मूला को भी देखा था, पढ़ा था, मतलब समझा है उसको कि क्या होता है डीवी फार्मूला, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में आता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। ऑलरेडी हमें पता ही है कि इससे पहले वीडियो में मैं बता ही चुकी हूँ कि आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। ठीक है, आइसोमेरिज्म कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। ठीक है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उनके टाइप्स की हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वैसे तो अगर हम बहुत डिटेल में स्टडी करें तो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म इस टाइप से हम स्टडी कर सकते हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशनल में भी हम ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, एनहांसमेंट, डायस्टेरियोमर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेन है, हम वो ही स्टडी करने वाले हैं, तो जिसमें है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको आपने डिफरेंट नेम से सुना होगा, इनको कभी सिस ट्रांस कहते हैं, कभी EZ कहते हैं, कभी सिन और एंटी कहते हैं। तो ये कब, कहाँ, कैसे यूज़ होता है, इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से क्या मतलब है कि 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन द सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम सेम है, एंड बॉन्ड्स क्या क्या सेम है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बट विच हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या स्टडी किया था कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट बोले तो कि दोनों या तो अबव होंगे, एक साइड में होंगे, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनमें कंडीशन क्या होती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड हो और वो कैसा हो? रेस्ट्रिक्टेड हो। ठीक, रेस्ट्रिक्टेड मीन्स ये इसको हम रोटेट ना कर सके। बहुत सारे बॉन्ड्स है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड होता है और उसको रोटेट करना इतना ईजी नहीं होता है। ठीक, next the atoms or groups attached to each doubly bonded atoms must be different। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बेसिस पे ही सिंस ट्रांस है EZ डिपेंड करता है। क्या है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मीन्स बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकना चाहिए, वो एक जगह पे स्टेबल होना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो डबल बॉन्ड पे जो कार्बन है उसके साथ में जो ग्रुप्स जुड़े होंगे, जो अटैच होंगे, वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इज लोन पेयर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। अगर कहीं किसी कंपाउंड में लोन पेयर है, कोई ऐसा सपोज नाइट्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो लोन पेयर को एज ए हम ग्रुप ही कंसिडर करेंगे। क्लियर? चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और उनसे हम स्टडी करते हैं कि क्या होता है, कि कैसे हम सिस ट्रांस कहेंगे, कब हम EZ कहेंगे और कब हम उनको सिन और एंटी कहेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल है ब्यूट 2 इन। सेकंड कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 इन।
ठीक, अब ये तो हो गया फॉर्मूला। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए इसमें क्या है, दोनों को नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सबको सेम है, सबको सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, इस इधर देखिए हाइड्रोजन सेम साइड है और यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल ग्रुप सेम साइड है और यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप एक साइड में है। ठीक है, इसका मतलब ये कि मिथाइल मिथाइल इस वाले में अपोजिट हैं एक दूसरे के और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो जबकि दोनों कार्बन पे जो एक एक ग्रुप है अगर सेम साइड है तो वो सिस होगा, और वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जैसे मिथाइल मिथाइल है, इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो मीन्स दोनों ट्रांस हैं, और इसीलिए ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं और इसलिए इनको ट्रांस कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ना कि सेम डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया, सिस ट्रांस कब कहेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब ये कौन सी आइसोमेरेज होगी, सिस होगी ट्रांस होगी, कौन सी ज्योमेट्रिकल होगी, सोचो। दोनों में से कोई भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारे जो सिस ट्रांस होने की कंडीशन ही यही है कि कार्बन पे जो ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं भी हैं तो सपोज अगर मिथाइल ग्रुप से हैं तो अल्काइल ग्रुप से हैं तो अल्काइल ग्रुप में भी एक तरफ CH3 हो, एक तरफ C2H5 हो, या फिर एक नॉर्मल वे में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कार्बन है और कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच हैं तो वो दोनों ग्रुप के एटॉमिक नंबर सेम नहीं होने चाहिए, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। अब इस वाले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, और यहाँ पे क्या है, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये सिस हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखें तो क्या होगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन है, तो कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा होना चाहिए। तो इसमें भी कोई भी आइसोमेरेज नहीं होगी। आइसोमेरेज शो करने के लिए कार्बन 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 डबल बॉन्ड पे जो भी ग्रुप लगेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं और क्लियरिटी आ रही। ठीक है, हेक्स थ्रीहीन तो 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब इनको हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एक बार हमने क्या करा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच है और इसी कार्बन पे ही देखो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से हटा के ऐसे लिख दो, तो इसी कार्बन पे है ना हाइड्रोजन, इस पे ही ये वह एल्काइल ग्रुप अटैच है। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये एल्काइल ग्रुप है, तो उसको ही हमने ऐसे लिख दिया। एक बार हमने क्या करा, सेम ग्रुप सेम साइड लिख दिए। ठीक है, सेम साइड लिख दिया तो क्या हो गया, सिस हो गया। एक बार इन ग्रुप को सेम ग्रुप को अपोजिट ले गए, एक दूसरे के अपोजिट ले गए, तो क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी कि कब हम सिस और ट्रांस कहते हैं। क्लियर। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ये कार्बन पे हमने दोनों हाइड्रोजन लिख दिए। ठीक है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है, मीन्स यही है हेक्स-3इन, लेकिन इस फॉर्म में हमने लिखा है। तो इसमें क्या करा, एक ही कार्बन पे हमने दोनों हाइड्रोजन लगा दिया और एक कार्बन पे दोनों एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये कोई आइसोमेरेज शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो रूल्स है, अकॉर्डिंग टू रूल जो कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कोई भी आइसोमेरेज शो नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, आई होप कि सिस और ट्रांस क्लियर हो गया होगा। अब EZ पढ़ेंगे। ई और जेड हम कब कहते हैं, तो कान इनगोल्ड प्रिलॉग रूल है। ठीक है, कान इनगोल्ड प्रिलॉग साइंटिस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके नेम के बेस पे ये रूल बना था, CIP रूल। और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रियोरिटी ऑर्डर दिया था। प्रियोरिटी कहाँ पे दिया था, जब भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज लिखनी है तो हमें प्रियोरिटी देनी है किसको, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को। ठीक है, हमें ये देखना है कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कहाँ पे है। ठीक, तो अगर हाईएस्ट वैल्यू अगर अपोजिट है तो E हो जाएगा, और हाईएस्ट वैल्यू अगर सेम साइड है तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। E मीन्स ट्रांस,
जेड मीन सिस, यहाँ से भी सिस और ट्रांस आपको क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, वहाँ पे हमने ग्रुप से देखा था, यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी एक कार्बन पे फ्लोरीन आयोडीन है, एक कार्बन पे क्लोरीन और ब्रोमीन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है। अब हम कैसे देखेंगे कि इसमें सिस है या ट्रांस है? अब हम देखेंगे इनको अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। अगर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले ग्रुप सेम साइड हैं तो क्या होगा? जेड आइसोमेरिज्म होगी, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ट्रांस होगी, ठीक है। तो अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, ठीक है, और आयोडीन का यहाँ इस वाले कार्बन पे ज़्यादा, ये लेस हो गया, ठीक है, ये वाला फ्लोरीन कम वाला हो गया। और इस वाले कार्बन में देखें क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा, तो दोनों लेस वाले क्या हो गए? सेम साइड। हाईएस्ट वाले सेम साइड, तो कौन सी आइसोमेरिज होगी? सिस। अभी यहाँ पे देखो फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, अब क्या हो गया? हाईएस्ट वाले कैसे हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लोएस्ट से भी देख सकते हो, लोएस्ट वाले एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो क्या हो गया? ट्रांस। आ रही है क्लियरिटी? समझ में आ रहा है? आई होप कि अभी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा? ब्रोमीन का। क्लोरीन है और CH3 है, किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन का। कौन सी आइसोमेरिज होगी? जेड। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ब्रोमीन का, ठीक है। हाइड्रोजन है, मिथाइल है, मिथाइल का ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कौन से आइसोमेरिज होगी? ई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में भी अभी हमने सिस ट्रांस पढ़ा था, और हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में हम EZ कब लिखते हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोरीन हाईएस्ट इधर है, यहाँ ब्रोमीन हाईएस्ट इधर है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट, तो कौन सी आइसोमेरिज हो गई? ई। क्लोरीन इधर है, ब्रोमीन हाईएस्ट, तो कौन सी हो गई आइसोमेरिज? जेड, ठीक है। क्लियर हो गया कि कैसे हम देखते हैं? हमें बस ये देखना है कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। अगर कार्बन पे जो एटॉमिक नंबर, दोनों कार्बन पे देखना है हमने, कौन से एटॉमिक नंबर हाईएस्ट वाला का सेम साइड है तो जेड है, अगर अपोजिट है तो ई है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे इस तरह से ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो पोजीशन होती है ये क्या होती है? कार्बन की, ठीक है। ये किसकी पोजीशन है? कार्बन की, ठीक। तो ये कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। यहाँ CH3 हो गया, यहाँ H आ गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पे H आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि किस में कौन सी आइसोमेरिज्म है, ठीक है, ई है या जेड है। तो ये नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब सेकंड कार्बन पे देखते हैं। देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन है, तो बिग ग्रुप कौन सा हो गया जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एक ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये ज़्यादा हो गया, बड़ा, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे दोनों बिग ग्रुप कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिट है, इसलिए कौन सा आ जाएगी आइसोमेरिज? क्या लिखी जाएगी? ई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें कार्बन नंबर 4 पे देखेंगे हम, ठीक है। कार्बन नंबर 4 पे देखेंगे, देखो कार्बन नंबर 4 पे क्या है कि यहाँ पे एक तरफ ये वाला बल्कि ग्रुप आ गया, और एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और बल्कि ग्रुप सेम साइड है, ठीक है, यानी स्मॉल और बिग ग्रुप। और अगर हम दोनों को देखें, बिग ग्रुप दोनों एक तरफ कैसे हैं? दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, दोनों अपोजिट है, यानी क्या आ जाएगा? 4th कार्बन पे भी ई है, ठीक है। यहाँ पे CH3 H CH3 H H CH3, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप और ये CH3 यानी बिग ग्रुप दोनों सेम साइड है, यहाँ इसलिए आएगा Z। यहाँ पे बिग ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप कैसे है, अपोजिट है, तो क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं CH3 नहीं लिखूंगी, खाली H लिखेंगे और फिर देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो बार बार वो सब लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। ठीक है, और किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, यानी इस पूरे ग्रुप को। तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं, इसलिए क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी इसमें देखो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट ये बिग ग्रुप और ये बिग ग्रुप अपोजिट नहीं है, सेम साइड है। ठीक है, सेम साइड है, तो सेम साइड है तो क्या आ गया, Z आ गया। ठीक है, क्या आ गया, Z आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन की बैलेंसी 4 ही रहनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों कैसे हैं, सेम साइड हैं, तो Z आ गया। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसे हैं, दोनों सेम साइड है, तो इसलिए Z आ गया। क्लियर हो गया सारी चीज़ें? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम कुछ साइक्लिक के भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर साइक्लिक में दिया हो तो किस तरह से देखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हो, ये डैश लाइन दी हो, मतलब ये इस तरह से डेंस लाइन दी हो, तो इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, और इस तरह से डैश लाइन जिनको बेज लाइन भी कहते हैं, तो ये बिलो द प्लेन। ठीक है, इस वाले ग्रुप पे देखो, ये दोनों क्लोरीन ग्रुप कैसे हैं, डैश लाइन के साथ शो किए हैं, तो दोनों कैसे हो गए, अबव द प्लेन। अबव द प्लेन यानी दोनों कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन इसलिए क्या आ गया, सेस। ठीक है, यहाँ पे एक क्लोरीन पे डैश लाइन है, एक पे डेंस है और एक तरफ बेज लाइन है, दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट। क्योंकि प्लेन में कैसे हैं, एक कहाँ है, यहाँ पे है वो अबव द प्लेन, और एक कहाँ है, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या आ गया, ट्रांस। अब इसमें ग्रुप में देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, बिग ग्रुप दोनों सेम साइड है, स्मॉल ग्रुप सेम साइड है, तो क्या आ गया, सिस। यहाँ पे बिग ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, ट्रांस। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इसमें हम पहले इस वाले कार्बन के लिए स्टडी करेंगे। ठीक है, इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये वाला ग्रुप है। ठीक, सेम इस पे भी एक हाइड्रोजन है और ये ग्रुप अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन मिथाइल। अब देखते हैं कि कैसे स्टडी करना है इसको। ठीक है, अब एक दोनों कार्बन में एक दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो गए, बिग ग्रुप सेम साइड हो गए। ठीक है, तो क्या आ गया, Z आ गया। लेकिन एक बार हमने क्या करा, दूसरे कार्बन पे मिथाइल को अपोजिट कर दिया इसके, तो अपोजिट हो गए, तो क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, E आइसोमेरिज्म हो गई। क्लियर? अब देखो, इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया और ये बिग ग्रुप दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो क्या आ गया, E आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये बिग ग्रुप पूरा और ये मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। अपोजिट है तो क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलो अब इस वाले कार्बन पे देखेंगे, ये वाले कार्बन पे। लेकिन हमने क्या करा है, कार्बन जो डबल बॉन्ड था, एक तरफ तो डबल बॉन्ड रहने दिया और एक तरफ हमने क्या कर दिया है, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है। ठीक है, तो अब हम प्रायोरिटी कैसे देंगे, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे प्रायोरिटी देंगे। हम प्रायोरिटी देते हैं, अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो उसको हटा के एक कार्बन दूसरे डबल बॉन्ड की जगह एक कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक कार्बन और एक कार्बन। अब बताओ, ये जो कार्बन है इसके साथ में 3 और कार्बन आ गए है ना, एक तो ये वाला और 2 बॉन्ड हट के 2 एक्स्ट्रा आ गए। अब इस वाले कार्बन पे क्या हुआ, एक कार्बन था, एक कार्बन, तो अगर एटॉमिक नंबर देखेंगे तो किसका ज़्यादा होगा, इस वाले कार्बन का। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ठीक है, तो है मिथाइल और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला मीन्स जिसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, कौन कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट हैं इसलिए E। ठीक है, और अगर ये सेम साइड है तो कैसे हैं, Z है। क्लियर?
इस तरह से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया तो आपको ये देखना है कि हमें कैसे इसको दिखाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिन और एंटी की। तो सिन और एंटी देखो, सिस और ट्रांस में क्या था, डबल बॉन्ड था। ठीक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मीन्स वो रोटेट ना कर पाए। ठीक है, रोटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिन और एंटी के लिए सिंगल बॉन्ड हो और रोटेटेड होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो और वो रोटेटेड होना चाहिए, रोटेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमें सिन और एंटी आइसोमेरिज मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कंपाउंड में क्या है, Cl दोनों एक साइड है तो क्या आ गया, सिन आ गया। लेकिन जैसे ही हमने इस बॉन्ड को रोटेट किया, घुमाया, तो ये दोनों Cl और Cl कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो क्या लिखेंगे हम, एंटी। अपोजिट होंगे तो क्या लिखेंगे, एंटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसमें इस वाले एग्जाम्पल में ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के कैसे हैं, सिन है, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, सेम साइड है, तो क्या आ जाएगा, सिन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे के, जैसे ही हमने इस बॉन्ड को रोटेट किया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, एंटी हो गए, तो क्या एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो उसको हम किससे शो करते हैं, एंटी से। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि सिस और ट्रांस कब होगा, जब दो सेम साइड है तो सिस है, और दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, बिग ग्रुप, तो ट्रांस होगा। EZ कब होगा, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अगर सेम साइड है तो Z, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर अपोजिट है तो E। सिन और एंटी कब होगा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, रोटेटेबल होना चाहिए, अगर सेम साइड में ग्रुप्स हैं तो सिन, अपोजिट है तो एंटी। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।